हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जेईई दिल्ली 10 टेस्ट नंबर 12 के सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 पॉइंट मासेस m1 m2 एंड m3। तीन तो पॉइंट मासेस है आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। पहले एक हम एक ट्रायंगल ही बना लेते हैं जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है तीनों साइड सेम है, ABC है, और ये जो है छोटा छोटा हमने मास रख दिया है। पॉइंट मास है, पॉइंट मास मतलब साइज बहुत कम है। यहाँ पर m1 है, यहाँ पर m2 है और यहाँ पर m3 है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों का साइड सेम है और साइड का वैल्यू क्या दिया हुआ है, स्मॉल ए। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताना है। अब देखिए इसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है u, वो कितना होता है। अब यहाँ पर जो है सो पहले दो पार्टिकल के लिए देख लेते हैं। एक पार्टिकल जो है इधर, दो पार्टिकल हमारे पास है जिसका मास है m1 और m2 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। इसके वजह से ये दोनों मास आपस में किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। वो कितना होता है, वो होता है -G m1 m2/r। यही है पोटेंशियल एनर्जी। ये तो फार्मूला है, कहाँ से आया, तो उसके लिए आपको पोटेंशियल जानना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए फिर मैंने कहा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी कैसा है, पोटेंशियल है। मतलब ये कहाँ से आया, किसी एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया वही इसमें स्टोर्ड हो गया है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल एजेंट है वो किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करेगा। यहाँ पर वो कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन्फिनिटी पर जो है हम एज्यूम करते हैं कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है 0 है। अब इन्फिनिटी से ये दोनों पार्टिकल को वापस में यहाँ पर ले आया, एक दूसरे के पास यहाँ पर लाकर रख दिया। तो जितना एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ा ये दोनों पार्टिकल को इन्फिनिटी से लाकर इस r डिस्टेंस पर लाकर रखने में, वो है एनर्जी इसका। पोटेंशियल और एनर्जी में बस इतना ही फर्क है। पोटेंशियल में आपको यूनिट मास को लाया जाता है, ठीक है, यूनिट मास को लाया जाता है किसी पॉइंट पर, और भी अगेंस्ट सम ग्रेविटेशनल फोर्स या फील्ड कहिए। यहाँ पर जो है सो यूनिट मास को ना लाकर ये टोटल मास को लाया जाता है, कुछ सम मास m2 को लाया जाता है। और इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये इक्वल टू मास m2 टाइम्स भी कह सकते हैं, मास टाइम ये पोटेंशियल, यही एनर्जी है आपका। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल का मतलब है यूनिट मास को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट लाने में किसी पॉइंट पर जो वर्क डन करना पड़ा है, और m2 मास को लाएं तो जो वर्क डन करना पड़ा वो उसमें स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। यही है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये है दो पार्टिकल यदि एक दूसरे के इतना डिस्टेंस पर सेपरेटेड रहते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होता है -G m1 m2/r। यहाँ पर कितने पेयर हैं, ये देखिए एक पेयर बनाया ना, ये हमारा एक पेयर है। तो यहाँ पर जितने भी पेयर हैं वो सारे पेयर सम हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा uij सम, ऑल पेयर्स। ij मिलकर एक पेयर बनाता है ना, तो सब पेयर जो है सो सम हो जाएगा, लेकिन रिपीट नहीं करना है। तो i इज ग्रेटर देन j कर दिए ऐसे, तो रिपीट नहीं होगा। तो वैसे ही ये लिखने के लिए ये फायदेमंद तब है जब बहुत सारे आपके पास 8 10 20 रहे पार्टिकल, तब 3 है, अब इसको देख लेते हैं -G, ये दोनों चलते हैं m1 m2, रिपीट नहीं करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये। इसका इसके साथ हो चुका है पेयरिंग, अब इसका जो है सो C के साथ पेयरिंग करेंगे m1 m3 ए। इस m1 का बाकी सबके साथ पेयरिंग हो चुका है, राइट। अब B को चलते हैं यहाँ पर। अब B का पीछे नहीं आना है, m2 से m1 नहीं आना है पीछे। यहाँ पर देखिए i इज ग्रेटर देन j लिखे, ऐसे इसलिए कि पीछे आने पर ये रिपीट हो जाएगा। m1 m2 ऑलरेडी लिखा जा चुका है, m2 m3 आगे बढ़ना है, m2 m3, ठीक है। और ये तो जाना नहीं है इधर, ये तो पीछे हो जाएगा, इधर से जाना है। अब m3 का जो है पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़े क्या, m3 m1 वो तो ऑलरेडी हो चुका है ना, m1 m3 ये तो पीछे ही तो जाना हुआ एक तरह से। तो यही 3 पेयर हुआ। आप देख सकते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स है वो कितना होगा, nc2, दो दो का पेयर बना रहे हैं, पेयर मतलब दो, nc2 3, टोटल नंबर ऑफ जो वर्टिसेस हैं 3,
C2 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल मतलब 3 3 तो ही पेयर होंगे, 3 हो गए। यही आपका आंसर है। तो आपका आंसर हो गया -G/A और यहाँ पर आपका M1 M2 M2 M3 प्लस M3 M1। ये ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है शायद। माइनस में होगा, प्लस वाला तो होगा नहीं। M1 M2 M2 M3 M3 M ये वाला हो गया। ए स्क्वायर भी नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। डायमेंशनली यदि आप देखो तो ये दोनों डायमेंशनली रॉन्ग है, ये दोनों ही डायमेंशनली रॉन्ग है। डायमेंशन इसका इनकरेक्ट है, ये एनर्जी का डायमेंशन नहीं है। तो ये दोनों सही है डायमेंशनली, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी है वो निगेटिव एनर्जी है। निगेटिव एनर्जी कहने का मतलब है कि सिस्टम बाउंडेड है, मतलब वो भागेगा नहीं एक दूसरे से। एट्रैक्टिव फोर्स है ना, एक दूसरे के पास ही रहेगा, अट्रैक्टिव है। यदि दोनों ही जैसे चार्ज की बात करते हैं, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज रहता है तो ये उसको छोड़ दीजिए तो इन्फिनिटी पे भाग जाएगा, एक दूसरे को पुश करेगा और धक्का देते हुए दोनों इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो वो बंध के नहीं रह रहा है, ये बंध के रहेगा। बंध के रहेगा मतलब आप खड़े छोड़ दीजिएगा तो आकर चिपक जाएगा, अब ऐसा बाइंडिंग है। लेकिन यदि चक्कर लगाने के लिए बोल दीजिए, जैसे धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, हाँ, तो यहाँ पर वो चक्कर इसलिए लगा पाती है क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, एनर्जी निगेटिव है यहाँ पर। तो ये जो सिस्टम हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, वो बाउंडेड सिस्टम बनाता है, तो इसलिए एनर्जी निगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव होने की वजह से गलत हो गया। तो इतना सारा करने की भी जरूरत नहीं, वैसे भी बता सकते हो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक है ऑफ मास 2 kg इज रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg। मान लेते हैं उसको m कहते हैं, m इज टू 2 kg। तो इसको m लिखते हैं। अब ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.8। देखिए यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो 0.8, और यहाँ पर और भी वैल्यू दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.6, काइनेटिक फ्रिक्शन 0.6। ये स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है, वो एक दिया हुआ है यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स कितना है 20 न्यूटन। द एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज हाउ मच। ठीक है, तो एक्सलेशन हमें निकालना है। देखिए इसको यदि हम राइट पुश कर रहे हैं तो जाने, मान लीजिए यहाँ पर म्यू 0 हो गया तो किधर जाएगा, राइट जाएगा। तो राइट जाएगा तो ये जो ग्राउंड है वो उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, जब म्यू 0 नहीं है तब किधर लगाएगा, लेफ्ट में लगाएगा। और ये फोर्स कितना होगा वो डिपेंड करता है कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं ये चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, तो जब नहीं चल रहा है तब जो फोर्स काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, वो स्टैटिक है, व्हेन ब्लॉक नॉट मूविंग। तब इधर देखेंगे, और दूसरा देखेंगे जब ब्लॉक मूव कर रहा है तो दोनों में दो अलग अलग तरह के फोर्स काम करते हैं, काइनेटिक फोर्स काम करते हैं। एक में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, एक में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, और दोनों का वैल्यू अलग अलग है ना, व्हेन ब्लॉक इज मूविंग। एक यहाँ पर देखेंगे, एक यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो हम फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन का, और ये जो फोर्स लगाएगा वो फ्रिक्शन फोर्स है। देखते हैं उसका जो फ्रिक्शन फोर्स का जो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है। वो होता है म्यू एस टाइम्स एन, और एन यहाँ पर इसका सिंपली ब्लॉक, एन मतलब क्या है, ग्राउंड जो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, और इस पर एक और फोर्स लग रहा है, इसका वेट। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो एन और एम जी दोनों सेम हो जाएगा, तभी तो नेट फोर्स 0 हो गया। नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो एक्सलेशन रहेगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है म्यू एस, एन के जगह पर हम लिख सकते हैं एम जी। सबके वैल्यू रख के देखिए, म्यू एस का वैल्यू दिया हुआ 0.8, एम का वैल्यू दिया हुआ 2 kg, जी का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, 10 दिया भी है। तो ये कितना हो गया 16 न्यूटन।
तो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम कितना है 60 न्यूटन। 60 न्यूटन से यदि कम तक ये फोर्स यहाँ पर लगाता तो रुका हुआ रहता, मूव नहीं करता है। लेकिन अब जो फोर्स हम यहाँ पर लगा रहे हैं वो 60 न्यूटन से ज्यादा है, 60 न्यूटन से ज्यादा है। ये कितना है 20 न्यूटन, राइट। इसका मतलब वो मूव कर रहा है, ये बात सही है, ब्लॉक मूव कर रहा है। अब ब्लॉक मूव कर रहा है तो जो फोर्स इस पर काम करेगा वो कौन सा काम करेगा, इधर ये फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। और इस पर हमने 20 न्यूटन का फोर्स इधर इस पर लगाए हुए। तो नेट फोर्स कितना इस पर आ गया, इस पर जो नेट फोर्स है वो जो हमने लगाया एफ माइनस एफ के। अब एफ के जो है सो इसकी तरह वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर एफ एस जो है उसका कोई मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम होता है ये, इसका मैक्सिमम होता है 0 से लेके यहाँ तक। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो फिक्स होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन सिंपली एक ही वैल्यू होता है, म्यू के एन फिक्स्ड है। तो एफ हमने 20 लगाया और ये हो गया म्यू के एन, एन की जगह तो एम जी देख ही लिया था पहले, उसको लिख देते हैं 20। म्यू की क्या वैल्यू देखिए अब कम दिया है 0.6 है, 0.6, मास है 2 kg, जी का वैल्यू 10 लेते हैं तो 12 हो गया, 12 ले लिए तो ये हो गया 8 न्यूटन। एक्सलेशन पूछा है, एक्सलेशन कितना लगेगा, तो एक्सलेशन होगा जो भी फोर्स लग रहा है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय उसका मास। 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मास है 2 kg, तो आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सलेशन। ये आपका आंसर हो गया। आप ऐसा नहीं कीजिए कि म्यू एस का वाला वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो आप 16 कम कर दीजिए, 16 20 में से 16 4 गया, 4 को 2 से डिवाइड कीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं। पहले तो इतना फोर्स लगना चाहिए 20 से ज़्यादा। यदि मान लीजिए यही यहाँ पर आपका जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है वो 8 न्यूटन है, नहीं 12 न्यूटन है ना, ये वाला 12 न्यूटन है, आप 14 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे, ये मूव ही नहीं करेगा। आप 14 लगा के आप नहीं कर सकते कि 14 माइनस 12 सो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सलेशन है, वो मूव ही नहीं करेगा। वो तब काम करता है जब मूव कर रहा हो और उसके बाद में आपने उस पर फोर्स लगाना शुरू किया, समहाउ मूव कर रहा है और उसके बाद में आपने 14 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो 12 न्यूटन ही रहे, तब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसमें एक्सलेशन आ जाएगा। लेकिन यदि ये रुका हुआ है तब सबसे पहले उसे 60 न्यूटन या उससे ज़्यादा फोर्स चाहिए, तब जाकर वो मूव करना शुरू करेगा। अब एक बार मूव करना शुरू करेगा तब अब इस पर जो फोर्स लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन वो अलग लगेगा जो कि कम है एफ एस मैक्स से। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सलेशन जो है सो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, इसी में मूव करता है। इट्स एक्सलेशन एट टाइम t इज गिवन बाय at इज इक्वल टू 60 माइनस 12। जो एक्सलेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर एक्सलेशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, और एक्सलेशन कैसा है, ये लीनियर है। यदि आप हम इसका प्लॉट बनाएं एक्सलेशन वर्सेस टाइम का तो कैसा दिखेगा, t इक्वल टू 0 पर -2 है, 12 है, और इसका स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप ये एम टी है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह -12 आया, ये इंटरसेप्ट है यहाँ पर, इस तरह से प्लॉट दिखाएगा। ये आपका -12 है, ये आपका 0 है, और इसका स्लोप जो है सो 6 है, ऐसा है। आप देख सकते हो कि ये कब 0 हो रहा है, ये एक्सलेशन 0 कब हो रहा है, एक्सलेशन इक्वल टू 0 t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, ये 2 सेकेंड पर 0 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक्सलेशन लग रहा है। तो एक्सलेशन का देखिए डायरेक्शन पहले निगेटिव है, ठीक है ना, नीचे है मतलब निगेटिव है, एक्सलेशन लगातार बढ़ रहा है लेकिन शुरू में इसका डायरेक्शन निगेटिव है और उसके बाद में पॉजिटिव हो गए और वैल्यू लगातार बढ़ रहा है। सो -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ना शुरू किया, 0 हो गया, उसके बाद में फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। पूछा क्या है, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछे तो आपको केयरफुल रहना है, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आपको बिंदास फार्मूला पर बैठा कर दीजिए। आपको उस जो फार्मूला जितना भी आपने देखा है इंक्लूडिंग कैलकुलस वाला, v इक्वल टू प्लस ए टी, या जो भी एक्सलेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसी को आप लिख सकते हो सेकेंड डेरिवेटिव डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ पे एस नहीं यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिखेंगे। ये सारे में फार्मूला आप बिंदास स्टार्ट कर दो, ये आपको डिस्प्लेसमेंट ही देता है, ये आपको डिस्टेंस नहीं देता है।
लेकिन यहाँ पर आपसे डिस्टेंस पूछा गया तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट जैसे नेगेटिव में हुआ, कुछ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में हुआ, और ये जो फॉर्मूला देगा वो दोनों को मिला के सम अप कर देगा, +5 -3 +2 दे देगा। लेकिन आपको डिस्टेंस जब देखना है तो जो +5 है उसको भी लेना है +5, और जो -3 है उसको भी लेना है 3, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ये जो +5 बोल रहा है मतलब कि राइट में चल रहा है, -3 बोल रहा है वो लेफ्ट में चल रहा है, डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका डिस्टेंस है। मान लीजिए यहाँ से चला है, चलना शुरू किया और यहाँ पर आकर रुक गया, इधर 5 चला और इधर 3 चला, तो जो डिस्प्लेसमेंट इसका कहोगे, कितना कहोगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहोगे 5 प्लस में और 3 माइनस में 2। लेकिन डिस्टेंस जब आप कहोगे तो आपको क्या कहोगे, 5 + 3 = 2। तो कहने का ये मतलब है कि 5 का भी मॉड और ये -3 का भी मॉड, तब आज जाकर आपको 8 आया। यही डिस्टेंस में करना है, आपको केयरफुल रहना है। फॉर्मूला आपको ए ऑपरेशन कर देता है। तो जो जितना टाइम से, जैसे यहाँ पर बोला है फर्स्ट 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, फार्मूला में चुपचाप लगाइएगा तो डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, डिस्टेंस नहीं देगा, वो डिस्प्लेसमेंट देगा। अब यदि डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है। मान लीजिए इस तरह का मोशन है, यहाँ से शुरू किया चलना और यहाँ तक पहुंचा, डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट और क्या और डिस्टेंस क्या, दोनों तो सेम है ना। ये दोनों अलग होता है जब वो डायरेक्शन चेंज करता है, तब डिफरेंस दिखता है। डिस्प्लेसमेंट केवल 2 और डिस्टेंस जो है सो 8। इस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों ही जो है सो, यदि 5 है तो 5 ही हुआ। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो आपको केयरफुल रहना है। तो सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालते हैं, भी हमें भी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एक्सलेशन दिया हुआ है 60 - 12, यहाँ से वेलोसिटी जो है इसको dv/dt कर सकते हैं, 60 - 12। इसको इंटीग्रेट कीजिए, आप इसको लिख सकते हो dv = 60 - 12 टाइम्स dt। यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं किया, नहीं तो मैथमेटिशियन सुनेगा डंडा से मारेगा। तो t = 0 पर उसका स्पीड क्या है, कहाँ से स्टार्ट किया है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल स्पीड उसका 0 है। तो t = 0 पर उसका स्पीड कितना है, 0। t = कोई जनरल टाइम पर ले लेते हैं, इसका स्पीड v, LHS में हो गया v, इधर हो गया आपका 6, इंटीग्रेट कीजिए, t का हो गया t² 2 - 12, और ये हो गया t, लिमिट रखिए 0 to t, 0 वाला तो 0 बना देगा, केवल t वाला बचेगा, तो 3t² - 12t। ये है आपका वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी मिल गया तो आप बोलोगे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, एस या एक्स जो भी कहना हो आपको, आप सिंपली कर सकते हो v/dt। t = 0 पर ये डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा एक्स कहें या क्या कहें इसको, डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा एक्स होता है एक्चुअली, तो इसको डेल्टा एक्स कहेंगे तो लगेगा छोटा डेल्टा एक्स का बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें इसको, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लिखते हैं एक्स का वैल्यू एट t = t माइनस एक्स का वैल्यू एट t = 0, t = 0 से t = t पर, यही है। अब देखिए कहाँ से स्टार्ट किया है, मान लेते हैं जहाँ से स्टार्ट किया है उसको ओरिजिन मान लेते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट किया है, तब हमारा ये हो जाएगा xt और ये हो जाएगा 0, 0 से ओरिजिन से स्टार्ट किया, तब ये सिंपली डिस्प्लेसमेंट है, डिफरेंस है, जहाँ से स्टार्ट किया कितना चला, बहुत सिंपल बात है, कितना चला वो है, ये पोजीशन नहीं बता रहा है। ठीक है, तो ये आपका v का वैल्यू निकालिए, यहाँ से डालिए, v है 3t² - 12t। 0 से 4 तक पूछा था, 0 सेकंड से 4 सेकंड तक आंसर पूछा था, लेकिन यहाँ पर केयरफुल रहना है। अभी जो आपको निकल रहा है वो डिस्प्लेसमेंट निकल रहा है, आपसे तो डिस्टेंस पूछा है, तो एक बार देख तो लीजिए कि कैसे निकालें डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालने के लिए बहुत ईजी है कि इसको हम ब्रेक कर देंगे। डिस्टेंस यदि निकालना है तो सब कुछ यही करेंगे, 3t² - 12t dt, जहां तक पॉजिटिव है वो उस हमको 0 से लेकर जहां तक पॉजिटिव है, मान लीजिए t 0 तक पॉजिटिव है,
और ए जो है सो या निगेटिव है, जो भी एक डायरेक्शन है, t02 जो बच गया ये 4। यहाँ पर पॉजिटिव या निगेटिव है, यहाँ पर उल्टा साइन है, 3t² माइनस 12t प्लस dt, ऐसे लिखेंगे और दोनों का मॉड ले लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस है मॉड ले लेंगे, ऐसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि किस जगह पर ये डिस्प्लेसमेंट जो है सो पॉजिटिव है, किस जगह पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव देखिए, जीरो से स्टार्ट किया उसने, उसका वेलोसिटी किधर है, ये देखिए वेलोसिटी t=0 पर कितना है, 0 है। अभी t= जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू दे दें, 0.1 दे दें, या और भी 0.0001 दे दें, पॉजिटिव है नेगेटिव है, केवल ये देखने के लिए। तो 0.1 पर आप देख के देखिए तो ये नेगेटिव आ रहा है। तो शुरू में वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, यदि हम लेफ्ट को नेगेटिव मानते हैं। तो कुछ समय के बाद में यह हो सकता है पॉजिटिव में जाए। कब पॉजिटिव में जाएगा वो देख सकते हैं कि भी 0 होगा पहले, उसके बाद पॉजिटिव में जाएगा। तो भी 0 कब हो रहा है, 3t² माइनस 12t पर। और ये आपको बता रहा है कि t=0 और 4, ये दो टाइम पर स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है सो 0 है। t=0 पर तो शुरू में देख ही लिया, और एक 4 सेकेंड पर जो है सो वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो 0 से 4 तक वो निगेटिव ही है, 0 के बाद में नेगेटिव है, वो 4 तक नेगेटिव है, 4 में 0 हो गया और उसके बाद में पॉजिटिव जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन में बोला है 0 से 4 सेकेंड, उस वक्त केस में ये वाला सिचुएशन चल रहा है आपका, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, तो ये दोनों लेने का आपका जरूरत नहीं है। तो इस केस के लिए आपका इसका जरूरत नहीं है, यहीं पर t0=4 कर दीजिए और ये डिस्प्लेसमेंट जस्ट उसका वैल्यू ले लीजिए 0 to 4। अब देखिए कितना आ रहा है, एक बार फिर लिखेंगे, लिखना जरूरत नहीं है लेकिन हम लिख रहे हैं। ये कितना हो गया, ये हो गया t³ t² का इंटीग्रेशन t³/3, ये 3 खत्म हो गया, माइनस t का इंटीग्रेशन t²/2, ये 6 हो गया, 6t²। वैल्यू रखिए 0 से लेकर 4 तक। ये कितना आया 64, ये कितना आया 96, 96 माइनस देखिए आगे -28। लेकिन हमें क्या लेना है, डिस्टेंस बोला है ना, तो डिस्टेंस में माइनस नहीं होता है। तो 28 मीटर ये आपका आंसर हुआ। नहीं गलत है ना, 6 - 4 2, 9 - 6 3, 32 होगा, 28 नहीं है 32 होगा। -32 और ये हो गया उसका मॉडुलस 32 मीटर। तो यही आपको केयरफुल रहना है कि डिस्टेंस जब बोलेगा तो देख लेना पड़ेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों जगह पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो इंटरवल आपको दिया गया उसमें पॉजिटिव है नेगेटिव है। यदि यही क्वेश्चन कह देता कि t=5 तक बताइए, तो आपको ये 4 लेना पड़ता है, यहाँ पर 4 से स्टार्ट करके 5 तक जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है। और एक साथ में इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो ये दोनों को माइनस कर देगा उसके बाद में, वो डिस्टेंस नहीं है, वो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट देगा आपको। वैसे आप यदि इसको देखो, ये जो आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितना है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, थोड़ा सा आपको और भी दिखा रहे हैं कि क्या है कि यदि आप प्लॉट कर लेते वेलोसिटी का तो काफ़ी अच्छा हो जाता, आपको और ज़्यादा इंसाइट मिलता। ये है आपका, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या देता है आपको, एक पैराबोला देता है, राइट। तो इसको पहले प्लॉट करते हैं, प्लॉट हम करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिए और इसको हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। ये t का होल स्क्वायर है -2ab, 2ab की जगह कितना लिखें 2, तो ये b² हमने अपने से लिखा, तो अपने से उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। कितना आ गया 3 टाइम्स t-2 का होल स्क्वायर, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, राइट। और इधर हो गया -4, तो आपके पास कितना आया 3 टाइम्स t-2 का होल स्क्वायर -12। इसको आप प्लॉट कीजिए, देखिए आपके पास जो प्लॉट आया y सम टाइम्स x² वाला प्लॉट आया, कांस्टेंट टाइम्स सम, और उसके बाद में सम, ये कोई कांस्टेंट दे दिया है, राइट। तो ये आपके पास है पहले x², वो कैसा दिखता है, ये y है ये x है,
तो ये कुछ ऐसा दिखता है, राइट। ये 0 से होकर जाता है। लेकिन यदि यहाँ पे x माइनस कुछ बीटा दे दें, x माइनस बीटा का स्क्वायर कर दें, तो ये बीटा पर जाए, यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा इधर कुछ, इधर कहीं से शिफ्ट कर जाएगा ऐसे। वो बीटा का वैल्यू जो है सो प्लस है, तो माइनस रहेगा तो लेफ्ट में जाएगा। और अल्फा क्या करेगा, इसको या तो ऊपर ले जाएगा या नीचे ले जाएगा, डिपेंड करता है ये प्लस है या माइनस। प्लस है तो ऊपर ले जाएगा, माइनस है तो नीचे ले जाएगा। तो यहाँ पर इसी को बनाने का कोशिश करते हैं, बनाते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, ये रहा। टी इक्वल टू 2 पर यह सो इसको टच करेगा, यहाँ पर टच करेगा, ये 0 है, ये 2 है, ये आपका टाइम है, ये आपका वेलोसिटी। और उसके बाद में क्या करेगा, ये -12 नीचे ले जाएगा, माइनस है मतलब पूरा का पूरा शिफ्ट करेगा। ये जो शुरू में ऐसे था, इस तरह से जो शुरू में है उसको नीचे ले जाएगा, कुछ ऐसे। ये इतना फ्लैट नहीं होगा ना, जो पैराबोला होता है वही है, और क्या है। बहुत अच्छा बना नहीं, लेकिन ठीक है, यही है आपका वैल्यू। और ए आपको नजर आ जाएगा -12, टी इक्वल टू 2 पर -12, ये -12 है। टी इक्वल टू 0 पर, टी इक्वल टू 0 पर कितना हो गया, ये 0 0 होना चाहिए था ऐसे। ऐसे कुछ। तो टी इक्वल टू 0 पर 0 है और टी इक्वल टू 4 पर 0 है। यही आपका प्लॉट है। अब यहाँ से आप देखिए टी इक्वल टू 0 टू 4 तक ये जो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या देते हैं, एरिया ना, एरिया देता है। एरिया देखिए केवल जो है नेगेटिव है, किस इंटरवल में, टाइम जो है 0 से लेकर 4 तक, इस इंटरवल में एरिया जो है सो नेगेटिव है केवल। तो आपको ये जो दो ठो मॉडुलस लेना था वो लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन यदि यही बोल देता है यहाँ तक भाई कि हमें 4 सेकंड नहीं 6 सेकंड चाहिए, तो एक ठो एरिया ए आता है, ये पॉजिटिव एरिया है, नेगेटिव एरिया, राइट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एक साथ यहाँ से यहाँ तक यदि इंटीग्रेट करोगे तो केवल ये दोनों का डिफरेंस मिलेगा विथ साइन। लेकिन डिस्टेंस चाहिए तो हमें अलग अलग निकाल कर ऐड करना पड़ेगा, यही केयरफुल रहना है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये यूनिफॉर्म रॉड of mass 2 kg and length 1.2 meter is hinged at one end and released from rest in a horizontal position। ये आपका रॉड है, ये बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, इसका मास दिया हुआ है 2 kg और लेंथ दिया हुआ है 1.2 मीटर, रेस्ट में है। और उसके बाद में एंगुलर स्पीड बताना है ऑफ द रॉड व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे हिंज किया हुआ है, कोई पिवोट लगा हुआ है, छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, इधर घूमेगा, नीचे आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा तो कुछ फाइनली जब ये वर्टिकल आएगा तो ऐसा हो जाएगा, राइट। ये चलेगा सर्कुलर पाथ में, ठीक से बना नहीं, थोड़ा और बड़ा होता, थोड़ा और बड़ा होता। आप इसको मान लीजिए ये पूरा कर्व नहीं हुआ, ठीक है, इतना हुआ। तो ये है हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल, ठीक है। यहाँ पर इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर इसका एंगुलर वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है वो आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि इस जगह में है तो इसके पास कुछ एनर्जी है, केवल पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। यहाँ पर है तो दोनों ही है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सारे का सारा मास को हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है। अब रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हमेशा एक रेफरेंस लाइन का जरूरत होता है। हम इस लाइन को रेफरेंस ले सकते हैं, इस लाइन को रेफरेंस ले सकते हैं, किसी भी लाइन को रेफरेंस ले सकते हैं। देखिए हम इसको ले रेफरेंस ले रहे हैं,
ये हमारा रेफरेंस लाइन है। और ए कितना है, ये L/2 हो गया, राइट। पूरा लेंथ L है तो ये L/2 हो गया। यहाँ भी L/2 हो गया। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये जो सेंटर ऑफ मास है वहां से यहाँ आ गया, तो इसका एनर्जी जो है शुरू में ज्यादा था, पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ पर कम हो गया। शुरू में कितना था, mgL/2, अब कितना हो गया, 0, मतलब लॉस हुआ। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ वही काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ। बहुत इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस कितना है, अब देखिए यहाँ पर जो था आपने देखा mg, हाइट तो L/2 है, ये लॉस हुआ। काइनेटिक एनर्जी में गेन कितना हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल तो 0 है और फाइनल जो है सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसमें कोई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में इसको ट्रांसलेट करना होता है, ये जस्ट रोटेट कर रहा है एक एक्सिस के, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना ट्रांसलेशनल में, वो मूव करता है। यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन ए है और ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा है, इसलिए ये प्योरली ट्रांसलेशन रोटेशन है, ट्रांसलेशन नहीं है। मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन नहीं है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन वो चेंज नहीं कर रहा, वो एक ही जगह पर है। तो ये हो गया आपका mgL/2 और ये हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ से आप ओमेगा के वैल्यू निकाल सकते हो। ये 2 खत्म हो गया, ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आ गया आपका mgL/I स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ठीक है, लेकिन आई क्या है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस के अबाउट ये जो रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये एक्सिस इसके कॉर्नर पे है, तो एक इंड पर जो है सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है वो होता है mL/3। उसी को सब्स्टिट्यूट करना है और आपका आंसर mgL, आई की जगह पर हम लिख रहे हैं mL/3। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए और 3g/L आपका आंसर, यही है ओमेगा का वैल्यू 3g/L। और सबका वैल्यू रख दीजिए, 3g का वैल्यू 10, L का वैल्यू 1.2, कितना हो गया, ये हो गया 100, 300, 4, तो 10/2, सो हो गया 5 रेडियन पर सेकेंड, यही आपका आंसर है, 5 रेडियन पर सेकेंड। Okay, next question. Two satellites of mass m and 2m are orbiting a planet of mass capital M. ये देखिए बड़ा सा कोई प्लेनेट है, इसका मास है कैपिटल M, जो कि बहुत बड़ा है कंपेयर टू जो दो मासेस हैं। और ये जो है सो इसके चारों ओर ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। कौन कहाँ है मुझे नहीं पता, छोटा वाला पहले है या बड़ा वाला पहले है वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कुछ ऐसे, पहला एम वाला जो है सो आर है, ये आपका एम है, क्वेश्चन में दे दिया है, ये आपका 2m है, ये आपका कैपिटल आर है और ये आपका 2r है। रेशियो ऑफ ऑर्बिटल पीरियड्स T2/T1, ये इसका T2 है, इसका T1 है। T2/T1 यहाँ देखिए डायरेक्टली लिखा है, तो T2 हम बाद वाला को सोचेंगे, पहले वाला को T1 सोचेंगे। ये पहले जो है M को बोला है तो T1, इसको T2 बोलेंगे, ठीक है। तो ये रेशियो में बताना है, तो इसको कैसे बनाएं। यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड का बात कर रहा है और ये डिस्टेंस का भी बात कर रहा है, तो वो सिंपली आपको केपलर लॉ का याद दिला रहा है। केपलर का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, वो कहता है जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, जो टाइम पीरियड है चक्कर लगाने का, उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस जो है उसका क्यूब से। एक्चुअली ये जो दिया गया था वो यहाँ पर कहा गया था कि केपलर ने जब बोला कि ये जो प्लैनेट्स हैं
सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एलिप्टिकल पाथ में, और उस केस में आर जो है वो सेमी मेजर एक्सिस है। ये सेमी मेजर एक्सिस है, a/2 है। a/2 नहीं कहते ना, a है यहाँ पर। 2a जो है सो मेजर एक्सिस है, उसका आधा a है। लेकिन यदि सर्कुलर ऑर्बिट में है, यहाँ पर तो ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर में चल रहा है, तो बहुत सिंपल हो गया। यहाँ पर फोकस की जगह पर सेंटर आ गया, बहुत सिंपल है बात है। तो उस केस में भी ये वैलिड है। ठीक है, तो यही फार्मूला को यूज करेंगे। तो पहला वाला T1² प्रोपोर्शनल टू r³ और दूसरा वाला T2² ये प्रोपोर्शनल टू 2r का पावर क्यूब। अब ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दोनों का सेम होगा, तो T2/T1 का स्क्वायर जो है हो गया यहाँ पर 2r/r। यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दोनों का सेम है इसलिए कट गया, और इस तरह से आपको इसका वैल्यू x बोला उसने, x² इसका टू कितना आ गया 8 आया। यही x² का वैल्यू आपसे पूछा था, जिसका वैल्यू 8 आया है। ये एक्चुअली 8 नहीं है, क्योंकि हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। और मिस्टेक ये है कि हमें पढ़ने में क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गई है कि 4r की जगह हमने 2r लिख दिया। तो इसको करेक्ट करते हैं। ये 4r ना होकर 2r ना होकर 4r हो गया, और 4r के वजह से ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये 4r³ हो गया, तो 4 का पावर 3 64 हो गया। ये आपका आंसर हो गया 64। अब एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि एक्चुअली केपलर ने इतना ही कहा था कि T² जो है सो प्रोपोर्शनल टू r³ है। उसने कोई मेनली उसने ऑब्जर्वेशन करके बताया था ये सारी चीजें। लेकिन बाद में न्यूटन जो है उसके जरिए उसका जो ग्रेविटेशन लॉ है वहां से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो कितना होता है, वो होता है 4π² g m+m। ये m+m क्या है, दो मास है ना, एक प्लेनेट का मास है, एक सैटेलाइट का मास है। एक दूसरे के चारों चक्कर लगा रहा है, ये चक्कर लगा रहा है m के मास के, एक सन है तो एक प्लेनेट है r³। ये है हमारा, यही है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस क्वेश्चन में एक जगह आपने ध्यान दिया होगा कि कैपिटल M इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल m लिखा है। वो नहीं लिखता तो मान लीजिए क्वेश्चन मैंने चेंज कर देता, मैं लिख देता कि ठीक है M1 जो है M1 जो है सो m है, और M2 जो है सो 2m है, वो तो दो तो दिया हुआ है। और कैपिटल M जो है वो मैं कह देता कि 4m है। अब यहाँ इस केस में कैपिटल M इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल m होल्ड नहीं करता है। तब आप इसको कैसे बनाते, तब आप इसको केपलर लॉ से नहीं बना सकते थे, तब आपको न्यूटन्स के लॉ को यूज करना पड़ता। यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको लेना पड़ता, इसको लेकर के बनाना पड़ता, जो भी आपका वैल्यू आता वो आता। तो आपको यहाँ पर केयरफुल रहना है, क्योंकि जैसे उसने कहा कि कैपिटल M इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल m, आपका लाइफ इजी कर दिया, आप केपलर्स लॉ यूज कर सकते हो। लेकिन यदि ये इसको ना कह के यदि ये कंपेरेबल है तो उस केस में आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ता। कहाँ से आता है ये फार्मूला, तो देखिए इसको जो है सो हम आपको ऐसे बना कर दिखाते हैं कि एक मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, और ये आपके पास ये सन है, ये प्लेनेट है, राइट। ये चक्कर लगा रहा है ना एक दूसरे का, एक दूसरे का और नहीं, एक दूसरे का और नहीं, ये सन के चारों ओर अर्थ जो है सो घूम रही है, और सन अपने जगह पर चुपचाप बैठी है। नहीं, ये गलत बात है, ये सही नहीं है। सन चुपचाप नहीं बैठी है, इनफैक्ट ये दोनों ही रोटेट कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट चक्कर लगा रहे हैं। मान लेते हैं कि ये बहुत छोटा नहीं है और सेंटर ऑफ मास कहीं पर यहाँ आ जाता है सी। ये सी जो है सेंटर ऑफ मास है, इसके चारों ओर दोनों चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा करते हैं, सी को और कहीं और ले चलते हैं, सी को बीच में ना ले जाकर थोड़ा सा इधर ले चलते हैं।
और इसके बाद में क्या हमें नजर आता है कि ये जो चक्कर लगा रहा है सर्कुलर पाथ में, मान लेते हैं लाइफ इजी करने के लिए, ये कुछ सर्कुलर पाथ में ऐसे करके घूम रहा है, और ये जो है सो सर्कुलर पाथ में इसके चारों ओर ऐसे करके घूम रहा है। ये सन का रास्ता है और ये अर्थ का रास्ता है। अब ये सभी छोड़ दीजिए कि कभी आकर टकरा जाएगा, ऐसा नहीं होगा, मैंने कि मास का जो है इतना ज़्यादा कम डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए वो टकराने वाला सिचुएशन छोड़ दीजिए। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है सी, वो कितना दूर पे है यहाँ से, इसका क्या डिस्टेंस है, मान लेते हैं दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, इसको हम एक्स कहें, तो ये कितना हो जाएगा आर माइनस एक्स। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ मास पर बैठकर दोनों ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसका मास और एक्स का जो ये कांस्टेंट होता है, मास और डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होता है सबके लिए। तो यहाँ पर बैठ के ऑब्जर्वर देखेगा इसका मास कितना है स्मॉल एम, इसका मास कितना, इसका मास स्मॉल एम ले लेते हैं, इसका कैपिटल एम, इसका डिस्टेंस कितना है एक्स, वो इक्वल टू है दूसरा का जो मास है कैपिटल एम और डिस्टेंस है आर माइनस एक्स, आर माइनस एक्स। यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू आ गया, कितना आ गया एक्स का वैल्यू, कैपिटल एम आर बाय स्मॉल एम प्लस एम, ये इतना आ गया वैल्यू। और आर माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा वो आप निकाल के देखो, स्मॉल एम आर बाय कैपिटल एम प्लस एम आएगा। ये डिस्टेंस कितना है, इसका वाला मास लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मास टाइम्स ये टोटल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है, इसका मास लेंगे दूसरा का मास लेंगे, जिसके साथ हम सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ले रहे हैं उसको छोड़ के दूसरा का मास लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एम एक्स जो है सो कॉन्स्टेंट है, तो एम जो है सो प्रोपोर्शनल टू 1/x है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका मास लेंगे तो दूसरा का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो उस हिसाब से ये सभी आता है। ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम जो सो सर्कुलर मोशन कंसीडर कर रहे हैं। अर्थ का ही देख लेते हैं। अर्थ जो है इस पर सेंट्रल फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है, तो ये धरती और सूरज के बीच में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और वो कितना होता है सेंट्रीपिटल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना है, वो कितना है वो देख लीजिए आपका, एफ जी का वैल्यू जो है सो हो गया जी एम एम बाय दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, आर स्क्वायर। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी होल स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है, रुक जाइए, यहाँ पर ए आर जो है सो यहाँ पर तो आर सही है, ए आर गलत है। किसके किस रेडियस सर्किल में ये घूम रहा है, धरती, धरती जो है सो जिस सर्किल में घूम रहा है, इसको हटा देते हैं इस पेज को, धरती जिस सर्किल में घूम रहा है वो है एक्स, धरती एक्स में घूम रहा है। ठीक है, इसी के चारों ओर घूम रहा है, और ये जो चीज इसका रेडियस है आर माइनस एक्स, और इसका जो रेडियस है जिस रेडियस में ये घूम रहा है सर्किल का वो है एक्स, तो हमें यहाँ एक्स लिखना पड़ेगा, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, कहाँ पर निकला है कैपिटल एम आर बाय स्मॉल एम प्लस एम, ये हो गया। अब यहाँ से जो है सो आप आर स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, तो देखिए ये एम एम खत्म हो गया। ठीक है, टी स्क्वायर इधर आ गया, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम 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 प्लस एम आर स्क्वायर आर 1 आर आर क्यूब, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हुआ। तो ये न्यूटन के लॉ से आपने निकाल लिया इसे, राइट। तो एक्चुअली धरती और सूरज जो है, ऐसा नहीं है कि धरती केवल सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक्चुअली धरती सूरज के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती है, धरती और सूरज का जो सेंटर ऑफ मास है, हाँ, उसके चारों ओर दोनों को चक्कर लगाती है, लेकिन चूंकि सूरज का मास जो है धरती से बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सेंटर ऑफ मास जो है सो सूरज धरती पर, धरती बोल रहा हूँ, सूरज पर ही कहीं पर है, सूरज के जो मटेरियल है उसी के अंदर में कहीं होगा, तो वो एक तरह से अपना स्पिन जैसा करने लगता है, वो चक्कर न लगा के एक स्पिन जैसा कुछ करता है। तो इस तरह से आपको मिलता है
केपलर्स लॉ का जो एक्सटेंडेड फॉर्म है, जो एक्चुअली केपलर, इसको आप कह सकते हो केपलर प्लस न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, जहां पर कि ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है और यहाँ पर केवल स्मॉल एम नहीं रहता है, एम प्लस स्मॉल, कैपिटल एम नहीं रहता, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम भी रहता है। यदि एम और दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो केवल एक तो ले लेते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 और जेई डेली 10 टेस्ट नंबर 12 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।